जिस कॉपी में होमवर्क किया है वो कॉपी भी निकाल लेना फटाफट, बहुत दिन हो गए। कल जो भी पढ़ाया था पढ़ के आए हो? और होमवर्क तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अभी मैं देख रहा था पेज 61 में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आगे के आगे, मतलब आखिरी के जो 5 क्वेश्चंस दिए थे उसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा आगे के थे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। शीट निकालो फटाफट, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, डिस्कशन जो भी पेंडिंग है। अभी जो बीच में जो रेसेस आई थी जो सर ने डिस्कस की थी वो तुम लोगों ने अच्छे से किया था अटेम्प्ट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द रोटेशनल मैकेनिक्स। प्रीवियस ईयर्स में जेई एडवांस या जेई मेंस में जितने भी सवाल पूछे गए उसमें लगभग 20% सवाल सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ही है। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था। 4-5 ही फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जिसपे पूरी मैकेनिक्स खेलती है। एक F बराबर ma, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, एक P बराबर mv, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक टॉर्क बराबर आई अल्फा। बस ये 5 इक्वेशन है, सीधे 5 इक्वेशन लिख दो डायरेक्ट, वैसी मैकेनिक्स पूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, लाइए भाई शीट का डिस्कशन निकालिए फटाफट, करके आए हो? एक्सरसाइज S1। यस, बातचीत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 18 किसी को डाउट? क्या सभी को क्लियर है क्या? पक्का? हैंड रेज कर देना, ठीक है भाई। 27 एक्सरसाइज S1 27 देखिएगा। इंपल्सिव रिएक्शन एट ए पूछा जा रहा है। इंपल्सिव रिएक्शन एट ए का मतलब समझ में आया क्या है? ये बोलने का एक तरीका है, यू हैव टू फाइंड द इंपल्स ऑफ अ हिंज फोर्स। आपको क्या फाइंड करना है? इंपल्स ऑफ अ हिंज फोर्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, देखते हैं भाई किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रॉड और पार्टिकल दोनों का मास सेम है और पार्टिकल टकराने के बाद रुक जाता है। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पार्टिकल जो है वो जस्ट स्ट्राइक करने के बाद मिड पॉइंट पर क्या कर गया? रेस्ट पर आ गया। और आपको इंपल्सिव रिएक्शन फाइंड आउट करना है। देखिएगा ध्यान से, अप्रोच बहुत सारे हैं करने के। सर ने भी इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए होंगे कि हाउ टू फाइंड द इंपल्स ऑफ अ हिंज फोर्स। पहले वो मूव कर रहा था, m मास का पार्टिकल v स्पीड से टकराया, वो तो रुक गया। इन सवालों में हमेशा करने का तरीका ये होता है कि इनिशियल जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन का क्या बना लेना चाहिए? फोटो बना देना चाहिए, तो गलती कभी नहीं होगी। तो ये है बिफोर द कोलिजन की सिचुएशन। ये जो रॉड है बेटा वो रॉड रेस्ट पे थी। जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ कि जो पार्टिकल है जस्ट आफ्टर वो रेस्ट पर, और मान लो रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गया? ओमेगा। क्या हम इस सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ तभी वैलिड होता है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। क्या यहां पर अभी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या? यहां पर जहां पे हिंज है वहां से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो इसेंट्रिक कोलिजन के जब भी इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस मिलते हैं तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना लगा करके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। किस पॉइंट के अबाउट? हिंज पॉइंट के अबाउट। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि हिंज पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। इनिशियली ये मूव करते हुए आ रहा था, हिंज से कितनी दूरी पे था, तो अगर मैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, mv/L/2। रॉड का कितना लिखूंगा, 0, बराबर। अब जब रॉड की बात कर रहे हैं, अब दोबारा से पार्टिकल का तो क्या हो गया, 0, और रॉड का क्या लिखोगे, आई ओमेगा। आई कितना, ml²/3 इंटू ओमेगा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो बेटा, यहां से तुम्हारे पास ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करूं, क्या आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम याद है, पक्का बताना। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, नेट इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। क्या याद आ रहा है। अगर इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करूं, तो इस पार्टिकल ने रॉड पे जो फोर्स लगाया और रॉड ने पार्टिकल पे जो फोर्स लगाया वो इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल, तो उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सटर्नल इंपल्स किसका लगा है, क्या सिर्फ हिंज का लगा है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि जो भी इंपल्स लगा हिंज का वो बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा, मोमेंटम लिखना है सिस्टम का, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल पार्टिकल का तो कितना हो गया, 0। रॉड का लिखना है तो रॉड का लिखेंगे m इंटू वी। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी रिजिड बॉडी का मोमेंटम लिखते हैं तो उसमें वेलोसिटी किस पॉइंट की लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की। तो ये होगा VCM, और VCM को लिखा जा सकता है कितना, ओमेगा इंटू L/2। क्या ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी ओमेगा इंटू L/2। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का कितना था, mv, रॉड का कितना था, 0। क्या ये इंपल्स बाय हिंज आ जाएगा, खत्म हो गया। ओमेगा इंटू L/2 की वैल्यू यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, यू विल गेट द आंसर। ये तरीका है। आगे बढ़े, एक्सरसाइज O1। टॉपलिंग के क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना। यस, क्वेश्चन नंबर 2020, किसी को डाउट, 21, 21, किसी को डाउट, करके आए हो गया, बताओ कैसे किया, कौन बताएगा, तुम बताओ भाई, हाँ फटाफट। बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सेंटर के अबाउट बात करूं तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे लग रहा है, तो सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क तो क्या हो गया, 0। अगर नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इधर ही से पास हो रहा होता तो नॉर्मल का भी 0, तो उसे घूम जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। हमने गड़बड़ ये की है कि इस केस में जो नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेंटर से पास नहीं होगा। इस फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा सा इधर से पास होगा, जिससे कि जो नॉर्मल का टॉर्क है और फ्रिक्शन का टॉर्क है वो एक दूसरे को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। मतलब अगर आप इस सरफेस पर नॉर्मल देखेंगे तो इधर नॉर्मल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप पीछे मूव करते जाएंगे इस नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लाइक दिस। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉपलिंग की क्या कंडीशन होती है, तो आपको याद होगा टॉपलिंग की कंडीशन ये होती है, आपसे पूछा जाता है वो थीटा बता दो जिस थीटा पे ये जाके टॉपल कर जाए, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, नॉर्मल एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाए। मतलब जब भी आपको ये निकालना हो कि वो थीटा क्या होगा या वो फोर्स क्या होगा जहां पे टॉपलिंग होगी, तो जस्ट आपको नॉर्मल को कहां शिफ्ट कर देना है, एंड पॉइंट पे शिफ्ट कर देना है। फिर उसके बाद आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर लें, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे वाले रीजन
को ज्यादा पुश मिलेगा और पीछे वाले रीजन को कम पुश मिलेगा। ये बात क्लियर है भाई? नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ही पास करे। जब टॉपलिंग स्टार्ट की होगी सर ने सबसे पहले इसी बात को एक्सप्लेन किया गया होगा। यस 22 देखिएगा, ये सिलेंडर, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लिपिंग और एक होता है टॉपलिंग। सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं कि पहले स्लिपिंग होगी या टॉपलिंग होगी, ठीक है। तो हम दोनों की अलग अलग कंडीशन निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्लिपिंग के लिए मिनिमम एक्सेलरेशन कितना चाहिए और टॉपलिंग के लिए मिनिमम कितना चाहिए, फिर उसके बाद हम कमेंट करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ये सवाल तो आपने पढ़ लिया हुआ है, ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है, मूव कर रहा है, कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि ये स्लिप कर जाए। क्या कर जाए? स्लिप। तो मुझे पता है कि इसको चला कौन रहा है? फ्रिक्शन। और इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब इस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी क्या हो? मैक्सिमम। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? mg। दिस इज द फोर्स डिवाइड बाय मास। क्या ये as होगा? तो यहां से as की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू एस इंटू जी, एंड दैट इज व्हाट? 5। मतलब अगर इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा? 5, तो ये जो सिलेंडर है ये कहेगा भैया हम नहीं चल रहे संग में, क्योंकि हमारा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 5 ही हो सकता है। मतलब अगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा हो गया तो ये ट्रॉली और सिलेंडर साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? अलग अलग चलेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये है भाई स्लिपिंग की कहानी। अब किसी ने पूछा कि भाई टॉपल भी तो कर सकता है, हमने कहा बिल्कुल कर सकता है। तो हमने कहा टॉपलिंग की कंडीशन निकाल लेते हैं। अब देखना, टॉपलिंग की कंडीशन निकालनी है तो ट्रॉली पे बैठ जाओ। ट्रॉली इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल है। तो ट्रॉली पे बैठ के क्या ना थोड़ा अच्छा फील आता है कि ये टॉपल क्यों कर रहा है, अदरवाइज ग्राउंड से देखने पे थोड़ी अच्छी फील नहीं आ पाती है। अगर आप ट्रॉली के ऊपर बैठ के देखोगे तो क्या इस पर स्यूडो फोर्स लगाओगे? और स्यूडो फोर्स हमेशा याद रखना कहां पे लगाओगे? जैसे टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ ग्रेविटी, टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ ग्रेविटी हमेशा एमजी को कहां लगाते थे भाई? मोबाइल फोन अंदर, पता नहीं है क्या कहां बैठे हुए हैं? समझाना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? तमाशा चल रहा है यहां पर? खड़े हो? तमाशा चल रहा है क्या ये? मैं यहां पर एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं पढ़ना बाहर निकल। बस सॉरी बोलने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पूरा दिन गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे हैं कि एक एक बात को एक्सप्लेन कर पाए, और वो वहां बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। तुम्हें मैंने पहले भी बोला था ना कि मुझे सब कुछ दिखता है, बोला है ना तुम्हें ये बात। तुम रिस्क मत लिया करो यार, और तुम्हें यही तमाशा करना है, बाहर करो ना यार। मैं यहाँ पर एफर्ट्स कर रहा हूं, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो अलग ही दुनिया में मस्त है। देखो भाई, अब ये इधर लगा। अब फील आती है थोड़ा सा ट्रॉली पे बैठ के देखने से कि लोग पूछते हैं सर टॉपल क्यों करेगा। वैसे तो हमने देखा है अपने जीवन में ऐसा बहुत बार, मान लो इस ढक्कन को मैं यहाँ पे रख दूं और इसको एकदम से आगे लेके जाऊं, तो हो सकता है ये पीछे की तरफ क्या कर जाए? लुढ़क जाए, है ना? तो अब इस पे बैठने के बाद देखेंगे तो स्यूडो फोर्स, इंटरेस्टिंग बात हमेशा याद रखना, जैसे mg का टॉर्क कैलकुलेट करते थे तो mg कहां लगाते थे? सेंटर ऑफ मास पर। उसी तरीके से स्यूडो का टॉर्क कैलकुलेट करना है तो उसे भी कहां लगाओगे? सेंटर ऑफ मास पर। बिल्लू ने कहा क्यों? मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही तो है, एम ए हर पॉइंट पे लगेगा, m1 a1 m2 a2, बस g को किससे रिप्लेस कर दो? a से। तो कहानी तो वही है सब कुछ, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब देखना, ये ऐसे लगेगा तो इसको ऐसे टॉपल करना चाहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉपलिंग की कंडीशन क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मल कहां जाए? एंड पॉइंट। ठीक है भाई, आगे क्या लग रहा था? फ्रिक्शन। और यहां क्या लग रहा है? mg। ये बात क्लियर है?
इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट करने का बेनिफिट क्या है, नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन, दो का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। मेरे हिसाब से इसका रेडियस दिया होगा, देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाए h/2, हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो मेरे हिसाब से कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है 2। क्या क्लियर है भाई? तो मैं बोल सकता हूं जब ये जस्ट टॉपल करने वाला है उस मोमेंट पर ma का टॉर्क, किसका टॉर्क, ma का टॉर्क किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। नहीं आया समझ? और ma का टॉर्क कितना होगा, ma इंटू 5, और mg का कितना होगा, mg इंटू 2, m से m कैंसिल, यहां से a की वैल्यू आएगी 2g मतलब 20/5 एंड दैट इज व्हाट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन फॉर टॉपलिंग। अब सवाल सुन लो, सवाल क्या पूछा गया है कि ना तो वो टॉपल करे और ना ही वो स्लिप करे। आपने ट्रॉली का एक्सेलरेशन बढ़ाना शुरू किया, 0 से बढ़ा रहे हो, पहले 4 आएगा या 5 आएगा, 4 आएगा, है ना। अगर तुमने 4 को क्रॉस कर दिया तो क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। वो क्या चाह रहे हैं, ना तो टॉपल कराओ और ना स्लिप कराओ। तो आंसर क्या होना चाहिए, योर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 से जैसे ही ज्यादा होगा टॉपल कर जाएगा। कभी कभार सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि भैया पहले टॉपल करेगा या पहले स्लिप करेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जो कम होगा वही पहले होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, जो कम होगा वही पहले होगा। जैसे कि इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आता है, वो ऐसे ऐसे एंगल बढ़ाते जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि पहले टॉपल करेगा या पहले स्लिप करेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों एंगल निकाल लेते हैं, थीटा एस बी और थीटा टी बी। मान लो थीटा एस की वैल्यू आई 30 डिग्री, कितनी आई 30, और थीटा टी की वैल्यू कितनी आई 40। तो क्या करेगा पहले, टॉपल या स्लिप, स्लिप करेगा, क्योंकि तुमने एंगल बढ़ाया, बढ़ा रहे पहले आएगा 30, तो जैसे ही 30 को क्रॉस किया वो तुरंत क्या कर जाएगा, स्लिप। मतलब टॉपलिंग होने से पहले ही क्या हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। लोगों के दिमाग में मिथ होता है जो बड़ा एंगल है वो पहले होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो छोटा है वो पहले होगा। क्योंकि जब आप ऐसे सोचो ना, आपने एंगल बढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले आप उसको क्रॉस करोगे जो कम है, और उसको अगर क्रॉस करोगे तो जैसे ही क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली इस केस में क्या हो जाएगी, स्लिपिंग पहले होगी और टॉपलिंग बाद में होगी। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। और क्या था इसमें, 52 52 क्लास इलस्ट्रेशन है, ठीक है भाई। और कुछ था क्या शीट में, ये लो भाई पकड़ो फटाफट, रेस। यस यस, रेस नंबर 61। कल तो 61 ही दी थी ना, 59 तो अभी नहीं दी ना। 59 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए ना, कोई भी नहीं हुआ, अच्छा डिस्कस ही नहीं हुई है, अच्छा अच्छा, मतलब कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे लेकिन डिस्कशन किसी का भी नहीं हुआ है। और 60 का पूरा हो गया, चलो ठीक है, आज 61, नेक्स्ट में 59 में दे दूंगा, कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 करके आए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बताओ बेटा, कौन से ऑप्शन में डाउट है बोलो, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। सी, कोलिजन लिखा हुआ है, इलास्टिक है, कैसा है, इलास्टिक। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ड्यूरिंग द कोलिजन कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी, सेम। लेकिन एक बात याद रखना, जो कंडीशंस वहां तुमने पढ़ी थी कि जैसे इलास्टिक कोलिजन दो आइडेंटिकल बॉडीज में हो रहा है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, वो सब तमाशा यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे वो रिजल्ट आए थे
जब आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था, है ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन यहां पर तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, तो वो रिजल्ट मत लगा देना, ठीक है। और यहाँ कोई औचित्य भी नहीं है उस चीज का, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 5 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ये रॉड है और ये फिक्स्ड है, और इस पॉइंट पर इंपल्स मिला है कितने का, जे का, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपको इंपल्स पता है और मैं हिंज पॉइंट के अबाउट बात करूं, तो हिंज पॉइंट के अबाउट इंपल्स और एंगुलर इंपल्स में रिलेशन क्या है, क्या बता सकते हो? जो एक टॉर्क और फोर्स में होता है, जो एक टॉर्क और फोर्स में होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट आपसे एंगुलर इंपल्स पूछूं, तो एंगुलर इंपल्स क्या लिखोगे? जे इंटू एल। इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, और एंगुलर इंपल्स बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको बराबर कर सकते हैं डेल्टा एल, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मान लो टकराने के बाद ओमेगा, तो क्या लिखोगे? ml² by 3 इंटू ओमेगा। इनिशियल कितना था? 0। बस यही तो है। जैसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते थे, याद है? उसी तरीके से हम एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक। अब यहां से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो, जो पूछा गया वो लिख लो। फिर पूछा गया लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास, ओमेगा इंटू L/2। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्लास में नहीं, 7th में बी केयरफुल, सेंटर मूव नहीं कर रहा है, सेंटर की वेलोसिटी क्या है? 0 किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है विदाउट एनी ट्रांसलेशनल पुश। तो ये तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि एक बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये तो सीआरटीएम का क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसे रोटेट कर रही है और मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, और इस पॉइंट का डिस्टेंस है यहां से r/2, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? मैं कहूंगा आगे होगी, कितनी होगी? ओमेगा इंटू r/2। और मेरे से पूछा जाए कोई एक पॉइंट यहां पर है, उसकी क्या होगी? तो अगर ऐसे घूम रहा तो इस पॉइंट की पीछे होगी, कितनी? ओमेगा इंटू r। दैट्स ऑल। नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, हाँ समझ लो, ठीक है। होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैं आज पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। उन्होंने बोला रोल विदाउट स्लिपिंग। क्या बोला है? रोल विदाउट स्लिपिंग, है ना। मैं बोलूंगा कि इसके सेंटर की स्पीड v है और इसका एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा। नीचे वाली सरफेस फिक्स्ड है। इस केस में अगर ये रोल विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, आज बताऊंगा रोल विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है इन दैट सिचुएशन जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या होगी? v/r। एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे सॉल्व कर लिया। क्या? नहीं, तुमने कैसे ले ली v/r? हाँ, बिल्कुल। अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए? 0। नो स्लिपिंग का मतलब होता है कि जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसका स्पीड क्या होना चाहिए? 0। और इस पॉइंट के पास v आगे होगा और r ओमेगा पीछे होगा, तो v-r ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 0। बस अब ओमेगा पता चल गया तो मैं इस पॉइंट की स्पीड लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद तो क्लास वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्लास वाला। ये 9th और 10th मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज मैं रोलिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या मतलब है रोलिंग का। ऐसे भी दिन बात करेंगे ना।
होमवर्क कर रहे हो तुम लोग? कितने लोग हैं जिन्होंने एससीवी सॉल्व नहीं करी है? बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ईमानदारी से बता दोगे तो अच्छा रहेगा, जीवन में आगे बढ़ोगे। मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने एससीवी सॉल्व नहीं करी है? जल्दी बता दो फटाफट, नहीं तो फिर मैं एक आध की कॉपी चेक करूंगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, मोमेंटम बिगड़ जाएगा फालतू में। इज्जत के साथ खड़े हो जाओ फटाफट। जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर मुझे चेक करने के लिए आना पड़ेगा। कहाँ है भाई? क्यों? क्यों नहीं लाए? हम्म? कहाँ है भाई? ये बहाना मत मारना, कॉपी नहीं लाए, क्योंकि ये तो डे वन ही बता दिया गया था। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ भाई। अब कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, पहले डिसाइड नहीं कर पाए थे कि करके आए हैं या नहीं आए हैं। हाँ, हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ भाई, कहाँ किया है? हवाई हवा में सॉल्व हो जाते हैं तुमसे? ये देखो ये। अबे तुम लोग आते काहे को क्लास में? भीड़ इकट्ठी कर रहे हो जबरदस्ती, जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ाएंगे हम। हाँ? जबरदस्ती भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई, खड़े रहो। वो तो अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे को ये बताओ कि तुम्हें कितने दिन मिल गए ना? सैटरडे को आई थिंक होमवर्क मिला होगा, ठीक है, इवन उससे पहले भी मिला होगा, क्योंकि सैटरडे को तो सर से मेरा डिस्कशन हुआ कि उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि कोई कारण रहा, ये तुम्हारा कैजुअल एटीट्यूड है, और तुम यहाँ रोटेशनल सीखने आए हो, आईआईटी में सिलेक्शन होगा तुम्हारा। चपरासी नहीं बनोगे बेटे, चपरासी नहीं बनोगे। क्या बोलना है, लिख लेना इसको घर पे जाकर के। ठीक है, वो भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तुम लोग अगर यही तुम्हारी हरकतें रही। ठीक है, तुम लोगों को कितना समय मिल गया? आज ट्यूसडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, और तुमने अभी भी नहीं किया, तो इसका मतलब है तुम करना ही नहीं चाह रहे हो। बैठ जाओ नालायक, खड़े हो गए नालायक। तो तुम लंगूरों की तो बहुत मार पड़ेगी, ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो भाई साहब पढ़ना लिखना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हवा भी नहीं लगेगी यार। ये बात क्या मैं पूरे साल समझाते ही रहूंगा? सेशन एंड होने आ गया, मुझे यहाँ समझाना पड़ रहा है कि होमवर्क करना चाहिए तुम्हें। एक दो महीने बाद ट्वेल्थ में पहुंच जाओगे। क्या ऐसे चलेगा काम भाई? तुम तो लग रहा है ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में भी पास नहीं हो पाओगे, बेइज्जती करा दोगे। बाहर मत बताना किसी को फिजिक्स किसने पढ़ाई थी। कैसा लगा? अच्छा लगा? आओ एक और लेके जाओ। चलिए, एससीबी क्वेश्चन नंबर। भाई जो लोग नहीं कर पाए, मैं समझ सकता हूँ, आपके पास और भी बहुत सारे अर्जेंट, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है वो सारी चीजें भी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादा पिघलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फोकस कर लो। एक डेढ़ साल की और मेहनत है, उसके बाद जीवन में जो मन करे वो करते रहना। कॉलेज में जाने के बाद अगर कॉलेज नहीं पहुंच पाए तो जीवन भर बस अपने आप को ही कोसते रहोगे कि काश मेहनत कर लिए होते। यस, 30, 30, 30, 31, 31, हैंड रेज करो फटाफट। नहीं है किसी को डाउट? 32, बी पार्ट, फाइंड द टेंशन इन द सपोर्ट टू द ब्लॉक ऑफ मास। देखो अब बातचीत बंद कर दो बिल्कुल, है ना, उसी में तुम्हारी भलाई है।
देखो भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया है तो अल्फा निकाल चुके हो, अल्फा आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन बताओ तो तुम बोलोगे अल्फा इंटू L/2। और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ बोलोगे अल्फा इंटू, ये समझ में आया कैसे लिख रहा हूं, आर अल्फा। कैसे? ठीक है। मुझसे पूछा गया भाई साहब यहाँ पे टेंशन बता दो। अब ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया। मान लो यहाँ पे टेंशन T1 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर M इंटू ए की वैल्यू कितनी? क्या यहाँ से हमारे पास T1 का वैल्यू आ जाएगा? इसी तरीके से यहाँ पे टेंशन पूछा गया, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर M इंटू ए। क्या यहाँ से T2 का वैल्यू आ जाएगा? अल्फा आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके होंगे, टॉर्क बराबर आई अल्फा लगा के, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो क्या यहाँ से T1 और T2 का वैल्यू आ जाएगा बेटा? ओके नाइस। 33 हो गया, 34, 34, हाँ 35, देखिएगा भाई 35। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, समझना होगा। देखो 35 जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, इसमें ये दोनों ही पुली जो है वो इनर्शियल पुली है। कैसी पुली है? इनर्शियल पुलीज हैं। और आपको इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस भी आई थिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो ये रेडियस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका कितना रेडियस? 5 सेंटीमीटर। इसका भी आई दिया हुआ आई थिंक 0.2। और इसका आई कितना दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का। ठीक, देखे ध्यान से, मैंने आपको बेसिक अप्रोच सिखाया है, उससे हर सवाल होता है दुनिया का। जो चल रहा है मतलब सिंपली ट्रांसलेट कर रहा है, उसका एज्यूम कर लो क्या? एक्सेलरेशन। और जो घूम रहा है उसका एज्यूम कर लो क्या? अल्फा। क्या ये बात क्लियर है भाई? तो जरा ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पता तो मान लेते हैं इसका अल्फा 1 है, और इसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पता तो मान लेते हैं इसका क्या है? अल्फा 2। मानने में कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ टेंशन T1 है। अभी ये इनर्शियल पुली है तो दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होगी। 34 वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू क्या थी? सेम, क्योंकि उसमें ये इनर्शियल थी लेकिन ये क्या थी? नॉन इनर्शियल। तो वो तो बहुत ही आसान था। लेकिन यहाँ पर, यहाँ अगर आपने टेंशन T1 माना है तो यहाँ पे आप टेंशन T1 नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे? T2। जो चल रहा है मतलब ट्रांसलेट कर रहा है, उसके लिए फोर्स एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? फोर्स एनालिसिस। जल्दी से बताना। एक बार मैं स्लिपिंग, नो स्लिपिंग की भी कंडीशन लगा लेता हूं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो ए है, और पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? आर इंटू अल्फा। मानते हो इस बात को? तो 5 इंटू अल्फा 1, ये बात समझ आ रही है? और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियस कितना है? 10 इंटू अल्फा 2। क्या ये दोनों वैल्यू ए के बराबर होंगी? पहले देख लो, नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या थी? कि दो बॉडीज के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रस्सी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन वही होगा जो कि उस पुली के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इसका एक्सेलरेशन है 5 इंटू अल्फा 1, इसका है 10 इंटू अल्फा 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ए। ये मैंने कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लगा दी। इससे क्या आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू ए के टर्म्स में मिल जाएगी। इसके लिए इक्वेशन लिखे भाई? बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए लिखते हैं, देखना T1 अल्फा के सेंस में मैंने लिखना बताया था। मैंने कहा इसमें अंदर बाहर नहीं देखते बंसल साहब, क्या देखते हैं इसमें? इसमें ये देखते हैं कि हमने जिस सेंस में अल्फा माना है उस सेंस में किसका टॉर्क आ रहा है। तो एक बात बताना, T1 का टॉर्क क्या इसको ऐसे घुमाएगा, और T2 का टॉर्क क्या इसको ऐसे घुमाएगा? तो क्या लिखूंगा मैं? T1 माइनस T2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है? 5, बराबर आई कितना है? 0.1 इंटू अल्फा 1। लेकिन अल्फा 1 की वैल्यू ए बाय ये लिखी जा सकती है, ए बाय 5। लेकिन हाँ ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में,
किसमें है, सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट कर लेना इनको, ठीक है। ये 5 नहीं आएगा, ये 5 इंटू 10 की पावर -2 आएगा। अभी भी काम नहीं बनेगा, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, 5 का स्क्वायर कर दो इंटू 10 की पावर माइनस। ज्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं होगी, अगर एक बार लिखने की आदत पड़ गई ना तो ये सारी चीजें लिख के तुरंत कट जाएंगी। इसके लिए क्या लिखोगे, T2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 10 बराबर आई, आई कितना 0.2 इंटू अल्फा 2, अल्फा 2 की वैल्यू क्या लिखोगे A/10, सीधे सीधे ये नीचे 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। -4 क्यों कर रहा हूं, समझ आ रहा है। जैसे आप इक्वेशन लिखोगे सट तीनों का ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो T2 से T2, T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? हाँ सर, हाँ श्योर। हाँ भाई, आप लोगों की जो भी प्रॉपर एलएन की यूनिफॉर्म है उसी में आना है, ठीक है। घर के ये कैजुअल क्लोथ्स पहन के यहाँ एलएन इंस्टीट्यूट में नहीं आना, अदरवाइज आपको क्लास में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, जो भी नॉर्मल एलएन की यूनिफॉर्म मिली है उसी में आना है, ठीक है भाई। ये अपने घर के ये जैकेट्स वैकेट्स पहन के ये सब नहीं आना है, एलएन का जो भी आपको मिला है ब्लेजर वगैरह यही पहन के आना है। हाँ ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिला है वो पहन के आ सकते हैं, जिनको मिल गया वो वही पहन के आए। क्या ये क्लियर है भाई? इट वॉज द 35, नाउ 36। 36 भी इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है, वहां भी टेंशन सेम मत मान लेना, इधर T1, T2, T3 तीनों में अलग अलग टेंशन मानो, इक्वेशन लिखो, सबको ऐड कर दो, T1 T2 सब क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या? नहीं, ये क्या लॉजिक है? हाँ। अगर टेंशन सेम होगी तो पुली घूमेगी क्यों? अगर टेंशन दोनों तरफ सेम हो गई तो फिर पुली घूमेगी नहीं, और पुली घूमेगी नहीं तो स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो वो फिर रियल बचा नहीं। ये सब नहीं आता यार, मना तो किया था कल मैंने। फॉर्मूले सीखने लिख दूं 4-5 फॉर्मूले, कल मना किया था ना। उस एक फॉर्मूला छोटा सा, लेकिन उस फॉर्मूला कब लगेगा, उसकी टर्म्स और कंडीशन है 10। कितनी है? 10। तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन तो याद रहेंगी नहीं, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रह जाएगा, और दुनिया में जब भी सवाल आएगा तो कंडीशन गई बाहर में, तुम सीधे फॉर्मूला लगाओगे। इसीलिए जो फंडा है उसके साथ चलो ना यार। फॉर्मूले याद करना आसान है या चीजों को समझना आसान है? समझना आसान है तो समझो ज्यादा। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन, तो काय का पुलिंग फोर्स, कल भी मना किया था, पिघले जा रहे हैं नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स ना लाए। बता दूंगा मुझे क्या है, कंडीशन बताऊंगा 10, इधर इधर लगेगा, याद रख लोगे 10 कंडीशन? नहीं रख पाओगे तो चुपचाप से चलो जो बताया जा रहा है। इक्वेशन लिखने में तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है क्या? कोई रॉकेट साइंस है इक्वेशन? जस्ट गो विद फंडामेंटल यार, फिजिक्स चल रही है, और ज्यादा ही फॉर्मूले वाली फिजिक्स पढ़नी है तो नीट में चले जाओ, वहां जे ही चलता है। बिल्कुल फॉर्मूला लिखेंगे जे फॉर्मूला से जे और जे जे, यहाँ जे ऐसे होगा नहीं, जानते ही नहीं हो तुम यार उसको। किसको? आईआईटी वाले सन की बुड्ढे को, वो आपसे फॉर्मूला वाला सवाल नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। और ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं होते। क्या होता है कि जैसे कि 4-5 सवालों में एक जैसा पैटर्न दिखाई दिया, तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, अरे यार एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो बार बार हम कैलकुलेट क्यों करें, ऐसा करते हैं इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं, तो किताबों में लिख दिया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना। लेकिन वो फॉर्मूला कुछ कंडीशंस में लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा। उसमें बहुत सारी कंडीशंस होंगी, दोनों पुली इनर्शियल होनी चाहिए, है ना, नो स्लिपिंग वाली कंडीशन होनी चाहिए, दोनों ब्लॉक हवा में होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, अभी मान लो उसने एक पुली आइडियल और एक रियल बना दी, फैल जाओगे। चलिए 38, 37 तो अभी बोला था, दिया ही नहीं होगा 37 तो ऑब्वियस सी बात है, 37 तो अभी पढ़ाया जाएगा तब होगा। 38 हो गया। 39, 39 solve the previous problem if a friction coefficient between the 2 kg and the plane below it is 0.5 and the plane below
क्या दिक्कत है? इक्वेशंस लिखो, सॉल्व करो। नहीं लिख पा रहे क्या इक्वेशन? बिल्कुल करीबी आ गई है। कटोरा लोगे हाथ में मतलब। यहाँ पे लेकिन सरफेस स्मूथ है। मान लो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लो क्या A, इसका A, इसका अल्फा। देखना मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। खींचने वाला फोर्स 4G sin 45, समझ आ रहा है, माइनस T1 बराबर 4 इंटू ए। क्या सही है भाई? इसके लिए इक्वेशन बताओ ऊपर, लेकिन इस पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा। म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.5, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos 45। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? खींचने वाला फोर्स माइनस एक ये भी लगेगा और एक यहाँ पर 2g sin 45 भी लगेगा। तो 2g sin 45 माइनस 0.5 2g cos 45 बराबर 2 इंटू ए। दूसरी इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं? एक या दो? तीन है ना, एक है ना दो है, कितने हैं? तीन। T1 भी नहीं पता, T2 भी नहीं पता और ए भी नहीं पता। इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो, अल्फा के सेंस में T1 का टॉर्क आ रहा है, तो T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। अल्फा को लिख सकते हैं ए बाय आर, तो कितना हो जाएगा? ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इन तीनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। ये क्या कट जाएंगे? कट जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लोग बना देते हैं इसमें, देखो भाई हर बार ये कट जाता है। तो आज के बाद ऐसे याद रख लो, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय, पहले लिखते थे टोटल मास, लेकिन यार टोटल मास नहीं आएगा, यहाँ पर एडिशनल ये वाला टर्म भी ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ये लो तुम भी बना लो अपने फॉर्मूले, घर बैठ के बना ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 4040 हो गया बेटा। मीटर स्टिक लिखा हुआ है। मीटर स्टिक का मतलब पहले समझना होगा कि उस रॉड की लेंथ जो है ना वो 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब कितना है? 100 सेंटीमीटर। और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, रेस में भी था, क्लास में भी था। यूनिफॉर्म मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। यहां पर भी आएंगे और यहां भी आएंगे। रॉड का मास कितना दिया है? 200 ग्राम, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेफ्ट हैंड से 70 सेंटीमीटर, यहां पर 20 ग्राम का एक ब्लॉक है जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? क्या ऐसा सवाल किया है? ये कोई टफ है क्या भाई? बस ये याद रखो, समझ नहीं आता रॉड की लेंथ क्या है। यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है। क्या है? मीटर स्टिक। क्लियर है सभी को? इसके बाद क्या था? इतना ही था। ठीक है, होमवर्क नोट डाउन करें, चले। फोर्टी वन से, कहां से? 41 से 58 एससीवी। एससीवी में 41 से 58। रेस दिखाना 1 मिनट। नहीं नहीं, अभी तो 59 भी डिस्कस नहीं हुई ना। हाँ, दिखाना 1 मिनट क्या था। ठीक है भाई। रेस 59 में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कल डिस्कस करेंगे। रेस नंबर 59 क्या हो पाएगा? इसके अलावा देखते हैं और क्या दे पाएंगे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, शीट में से दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए भाई क्लास नोट्स निकाल लीजिए। कहाँ लेके जा रहे हो इसको?
जिन लोगों ने एससीवी नहीं करी है वो लोग प्लीज थोड़ा समय निकाल करके एससीवी सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। और एक्चुअली में क्या है, सीआरटीएम जो है ना, ये अब वो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जहां पर जाकर के लोगों का फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आगे वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ नया ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, बस जो हमने पढ़ा है ना उन्हीं का यूज किया जाएगा। लेकिन अब चीजें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, क्योंकि ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है ना। तो एक्सप्रेशन थोड़े बड़े बनेंगे, इक्वेशन थोड़ी ज्यादा बनेगी। तो अब आगे के जो भी नेक्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं ना, उसमें आप बेटा तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको पुराना जितना भी पढ़ाया गया है आपने सभी सवालों को सॉल्व किया हो, सबके आंसर्स निकाले। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तुमने अगर होमवर्क नहीं किया होगा, तुम चाहे एक लेक्चर को 50 बार भी देख लेना, तुम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना शीट के, वो तुमसे बनेंगे नहीं फिर। और फिर तुम्हें स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया अच्छे से कर लो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, पहले भी बताया था कि अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपके पुराने जो चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के, वो भी लगभग सभी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और इस चैप्टर के बाद मैकेनिक्स का जिक्र अब आपका 11th क्लास में होगा ही नहीं। ये चैप्टर खत्म, वैसे मैकेनिक्स भी हमारे लिए खत्म। तो अगर इस चैप्टर को ही नहीं किया तो वो अगर जो रह गया वो रह जाएगा, और वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो कंप्लीट पता है कब होगा, जब फाइनल तुम जेई एडवांस का एग्जाम देके घर पर ठलुआ बैठे होगे ना, जब कुछ करने धरने के लिए नहीं होगा, तब हो सकता है कि तुम्हें वक्त मिले और तुम कंप्लीट कर पाओ, है ना। अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं ना, हर साल मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, जिसने साथ ही साथ पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, साथ ही साथ उस मोमेंटम को मेंटेन रखा, तो वो मोमेंटम के साथ फ्लो करके निकल जाएगा। उसके दिमाग में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे वो सब सॉल्व होते जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में क्या ना, खुरापात बहुत चलती है दिमाग में, ऐसा हो गया तो जे हो गया तो ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये खुरापात जो चल रही है दिमाग में, ये सॉल्व होना बहुत जरूरी है। और ये सॉल्व आपका तभी हो पाएगा जब आप हर दिन होमवर्क करेंगे, क्लास में सुनेंगे एक एक बात को, घर जाकर के इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशंस लिखना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर तुम इन चीजों को डेवलप नहीं कर पाए, कि मैथ्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं तो सॉल्व ही नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा कि तकलीफ होगी, है ना। अब हम इस चैप्टर में उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिसके आगे हमें हर एक एक चीज को बहुत बारीकी से सुनना होगा और आगे बढ़ना होगा। मतलब ये लोग जनरली ये बोला जाता है कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना सीआरटीएम, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अभी तक तो जो आपने पढ़ा ना वो फंडामेंटल था, फंडामेंटल तरीके पता है, हाउ टू अप्रोच, टॉर्क कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी बेसिक चीजें आपको बताई गई थी। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे बार बार बोलना है, मैं भी कभी कभी गिल्टी सा फील होता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इस क्लास में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। पहले भी चर्चा हो चुकी है इस बारे में कि किसी को फोर्सफुली बुलाया गया नहीं, आप अपनी इच्छा से बैठे हुए हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर अपनी इच्छा से आ रहे हैं तो आप तभी आए जब आपको सीखना है। ना पढ़ने वाले लोगों की बहुत संख्या है, ऐसा थोड़ी कि कोटा में हर बच्चा जो आ रहा है वो पढ़ रहा है। तुम्हारे हॉस्टल्स पीजी में भी तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना, या हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स ना हो लेकिन तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसे भी तो लोग रहते होंगे जो यहाँ रहते हैं, क्लास व्लास अटेंड नहीं करते हैं, फालतू की हरकतें करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, मॉल घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं। ऐसे भी बहुत रहते हैं, ऐसे ज्यादा रहते हैं, मैं बता देता हूँ तो ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्लास ही नहीं जा रहे, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, क्योंकि सेलेक्ट ना होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। सेलेक्ट तो बहुत ही कम लोग होंगे, ठीक है। वो 8-9 हजार सीट है, उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो तो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ऑब्वियस है उन लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, ठीक है। ये जो समय चल रहा है ना, ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है। और मैंने पहले भी बताया कि समय से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है, और समय बदलने में वक्त नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो वक्त तुम्हारा चल रहा है इसको बहुत प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है।
और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करो। इसमें क्या है कि सर हो नहीं पा रहा, सर बहुत दिक्कत हो रही है, सर नंबर कम आ रहे हैं। मतलब मैं जब भी मिलता हूँ स्टूडेंट से, जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे जनरली इसी तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं। सर कम समझ में आया, सर ये दिक्कत हो गई, सर क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, सर नंबर कम आ रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जेई। ये जो आपने जेई का जो तुमने सोचा है कि भैया आईआईटी तक पहुंचना है, तो ये उसका पाथ है। आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी और आप अपने पाथ तक पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इस चीज को तो आई होप अब तक तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। शुरुआत में मैं समझ सकता हूँ कि शुरुआत में इंसान को थोड़ा अजीब लगता है, 1-2 महीने वो समझ नहीं पाता कि मैं तो स्कूल का टॉपर था, यहाँ भी टॉपर हूँ, लेकिन पहले ऊपर से था, अब नीचे से हूँ, है ना। वहां पे इतनी इज्जत मिलती थी, वहां के जो टीचर्स होते थे मुझे कितनी तवज्जो देते थे, कितना अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। यहाँ वाले टीचर तो ऐसे समझते हैं नालायक है एक नंबर का, है? लात घूंसे पढ़ते हैं सो अलग पढ़ते हैं, है? यहाँ कोई इज्जत ही नहीं देता, है ना। यहाँ के टीचर्स को दिखाई नहीं देता कि मैं टॉपर भी रहा हूँ, अपने स्कूल का अवार्ड भी मिले, कितने सारे घर पे रखे हुए हैं। यहाँ वालों को कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ वाले सुनते ही नहीं है काय का अवार्ड चल, है? तो समझ सकता हूँ, वो ऑब्वियस सी बात है यार। बचपन से कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हो, बहुत इज्जत मिली हो उसको, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हो, जीवन में हमेशा 90% 80% यही देखा हो, और फिर एकदम से यहाँ आकर के पहली बार 20%, 30%, 5%, -5%, तो ये चेंजेस जो होते हैं ये एक्सेप्ट ही, मतलब ऐसा लगता है ये मैं तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम स्कूल में हुआ करते थे, तो अगर किसी बच्चे के 60 या 70% आते थे, तो हम उससे बात नहीं करते थे, अच्छा बच्चा नहीं है ये, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है ना। और हम उसे ज्ञान देते थे कि भाई तू पढ़ा कर, है ना? देख तू ये किया कर, है ना। अब हम अपने आप को देखते हैं कि यार हम भी उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं शामिल हो गए, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा बुरा भी फील होता है कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ। इट्स अ पार्ट ऑफ जेई जर्नी, है ना। इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ऐसा ही होगा। और अभी कम है, दर्द है, लेकिन इससे ज्यादा होगा। अगर कोई आपको आकर के ये कहे कि नहीं नहीं बेटा दर्द नहीं है, जबरदस्त होगा बेटा। अभी तो कुछ भी नहीं है, 11th चल रही है, 12th में तो आओ, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो आपको पूछ पूछ के होमवर्क दिया जाता है, कितने लोग बेटा 20 चलो 30, है ना, ऐसे होमवर्क दिया। वहां पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आप 12th वालों से पूछना, ठीक है, वहां ऐसे दिया जाएगा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, है ना। तो बच्चे कहेंगे अरे सर ज्यादा है, एस टू बी कंप्लीट। ऐसे एक एक दिन में लगभग 50-50 60-60 सवाल मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तो आपको तैयार किया जा रहा है। हमारा मतलब जो हमारा पैटर्न है जेई का, हम 11th में तो बहुत कम पढ़ाते हैं। अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं 11th के जो हम 11th में पढ़ाते ही नहीं है, लाइक वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, ग्रेविटेशन, एसएचएम। मतलब लगभग हम 20 to 25% पोर्शन तो 11th में पढ़ाते ही नहीं है। ये सारा पोर्शन हम कहाँ पढ़ाते हैं, 12th में पढ़ाते हैं। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कि अभी तैयार तो कर रहे तुम्हें, तैयार तो रहो जंग में उतरने के लिए, तैयारी नहीं है, यहीं पे फैलने हैं। इतने में अभी कोई चैप्टर आ जाएगा तो 11th इज ऑल अबाउट कि भैया तैयार रहो, मैदान में कभी भी उतर सकते हैं, कभी भी जंग छेड़ सकती है। तो उसके लिए तुम्हें 11th में पूरे अच्छे से तैयार किया जा रहा है कि भैया स्ट्रांग बनो। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी जर्नी की, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो गया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे साथ तो क्या बुरा होगा, तुम अपने एंथ्यूज वालों से पूछो बेचारों से। उन एंथ्यूज वालों ने पिछले साल, है ना, कोविड में ऑफलाइन तो चला ही नहीं, पूरा सेशन ही क्लोज रहा, ठीक है। तो वो ऑनलाइन पढ़े, कैसे पढ़े, ऑनलाइन। और उस समय ऑनलाइन में हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे, तो उस टाइम लाइव वाइव वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था, जो तुम्हें बैकअप मिलता है ना, जिसको तुम कभी इज्जत भी नहीं देते हो। हाँ बैकअप है चल, है। और कभी देखने का अगर इच्छा भी होती है तो 5 मिनट में बंद कर देते हो, है ना। अबे ये सर आरवाई सर लग नहीं रहे देख के, इतने शरीफ से लग रहे हैं इसमें तो, है ना। तो बैकअप लेक्चर्स देख करके वो लोग पढ़े हैं पूरा सेशन। उनको सिर्फ बैकअप लेक्चर जाते थे 1 by 1 हर दिन, और उनको वही मिलता था, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। और जूम के थ्रू लाइव डाउट सेशंस होते थे, जिसमें वो बेचारे कभी आते ही नहीं थे। मतलब वो ऐसे स्टूडेंट रहे जिनका कभी टीचर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, जीरो इंटरेक्शन। घर पर बैठ के एडमिशन लिया, घर से ही पढ़ाई शुरू करी, फिर जब
ऑफलाइन खुला जनवरी के बाद, तब वो लोग आए, और जब तक उनकी 11th क्या हो चुकी थी, खत्म। उसमें से लगभग 70% लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि शीट में इतनी सारी एक्सरसाइज होती है। मैं जब स्टार्ट किया, मैंने 12th जब स्टार्ट किया, तो मैंने पूछा कि सर हम तो सॉल्व ही नहीं करते थे। हमने कहा क्यों सर, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता था। मैंने कहा अब बन जाएगा क्या, पता नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं बनता था तो हमको लगता था बनाने की कोई जरूरत। तब मैंने कहा क्या किया सर, नोट्स बनाए अच्छे से। हाँ सर पूरे बनाए। बस नोट्स बनाते थे वो लोग, है ना, बैकअप देख देख के बढ़िया से, बीच बीच में पॉज कर करके बढ़िया राइटिंग में नोट्स बनाए पूरे साल। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आए और जब उनको समझाया गया, तो भाई उनमें जिद थी कि सीखना है। तो वो 11th बर्बाद करके आए थे पूरी, अच्छे से। थोड़ा बहुत बना लिया होगा किसी ने, बहुत अच्छा मेहनती बच्चा रहा तो उसने O1 और S1 कर ली थी। मैंने कहा रे सर ये भी होती थी क्या? SCV ये तो खरीदी नहीं है सर अभी तक। तो इतनी बुरी स्थिति में आए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव थे कि सर हमें तो अच्छा करना है। तो उनको जैसे जैसे गाइड किया गया ना, वो बस उन गाइडलाइंस को फॉलो करते गए, और आज उनकी ये स्थिति है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में। सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं, जनवरी में मुलाकात हुई थी, और अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, ठीक है, बीच में 1-2 महीने का गैप और आया, ठीक है। तो सिर्फ 8-9 महीने में उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है इस समय, कि 11th के वो बैकलॉग्स भी धीरे धीरे उन्होंने कवर किए जब भी वक्त मिला, और साथ ही साथ 12th को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, ठीक है। तो वही वाली बात है, जिसमें जिद होती है ना वो कर जाता है, बहुत अच्छा करता है। और जो सिर्फ हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है ना कि मैं नहीं कर पा रहा, इसके पीछे रीजन क्या है, ना कर पाने के तुम्हारे पास 1000 रीजन है। तुम अगर सर्च करने लगोगे ना कि ना कर पाऊं, तो उसके तुम्हें 1000 रीजन मिल जाएंगे। और करना है तो सिर्फ एक ही रीजन है, वो है तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा जिद, तुम्हारा जुनून, कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस करना है। तो उस जुनून के साथ जीवन जियो, मजा आएगा, और सच में आगे बढ़ोगे। तो ये जो चैलेंजेस तुम फेस कर रहे हो, ये धीरे धीरे तुम्हारे कम होते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हो नहीं रहा, मतलब जब भी मिलता हूँ, जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, या जब भी मैसेज खोलता हूँ, डर ही लगता है, क्योंकि मैसेज में मुझे लोगों का सिर्फ रोना धोना ही दिखता है। मैंने कहा एक जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, IITian बनना चाहते हैं, और एटीट्यूड अभी है ही नहीं। एटीट्यूड भाई फेंपे आ रहे हैं, ऐसे कैसे भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एटीट्यूड के अंदर तो होना चाहिए भाई, संघर्ष है तो संघर्ष तो कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहा है संघर्ष। ऐसा कौन है जो संघर्ष नहीं कर रहा है? मेरे से पता नहीं कौन, अभी लास्ट वीक में कोई स्टूडेंट पूछा था कि सर आपका वो कौन है आइडियल, आप किसको फॉलो करते हैं? पता नहीं किसने पूछा था, ठीक है, मुझे याद नहीं है, इस बैच में नहीं था, ठीक है। तो मुझसे पूछता है कि सर आपका आइडियल कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं सर, मतलब मैं आपसे जब भी मिलता हूँ मुझे सर बहुत एनर्जेटिक फील होता है और बहुत मोटिवेशन आ जाता है। मैंने कहा अच्छा, फेंक ले फेंक ले। तो जब उसने ये सवाल पूछा, तो मेरे भी दिमाग में आया कि हाँ यार, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है इसने, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। तो फिर मुझे आंसर भी देना था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं था कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या, है ना। तो एकदम से स्ट्राइक किया। तो भाई तुम अपने जीवन में अगर मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बैठी हुई है। मैं अगर अपने आप को देखता हूं और मुझसे कोई अगर पूछ रहा है ये सवाल, तो मेरे लिए तो मेरी माँ से बड़ा मोटिवेशन कोई है ही नहीं। मैंने अपने बचपन से लेकर के आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने ये मना किया हो कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, कि घर पे खाना नहीं बन पाएगा, तुम बाहर से मंगा लो। आज तक नहीं बोला उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे अप डाउन आए, ऐसा बहुत समय आया कि जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही हो, जब वो बिल्कुल भी इस हालत में ना हो कि वो हमारे लिए खाना बना पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोला। वो हमेशा तैयार, और उन्होंने पता नहीं कितनी प्रॉब्लम फेस करी है, ठीक है। उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, तुम लोग इतने बड़े हो गए, पता नहीं उन्होंने कितने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन आज तक कभी किसी के सामने कोई कंप्लेन ही नहीं करी। आज तक कभी तुम्हारे पास जब भी बैठी होती हैं, जब भी तुम्हारे साथ वक्त बिताया, तो क्या तुम्हारे सामने अपने जीवन में जो उन्होंने कष्ट सहे हैं, क्या तुम्हें बताती हैं? कभी नहीं बताती, मुझे नहीं लगता। और वो हर दिन ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो उससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए क्या है भाई? तुम कहाँ ये यूट्यूब पे ढूंढते फिर रहे हो मोटिवेशन मोटिवेशन, ये बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर? अबे सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वही है, उससे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात को फील करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को देखो एक बार, उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, और जब तुम यहां तक पहुंचे हो, और उन्होंने जीवन में एक भी दिन एक्सक्यूज नहीं दिया। तुम देते हो ना कि सर होमवर्क क्यों नहीं कर पाए,
अरे सर वो आज ज्यादा सोता रह गया, हाँ सर वो नींद ही नहीं खुली। क्या माँ ने तुम्हारे कभी ये बोला कि बेटा आज ब्रेकफास्ट नहीं बन पाएगा कल मॉर्निंग में, क्योंकि आज तो मैं 12 बजे तक सोना। ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तुमसे पहले उठना, बिना अलार्म के उठ जाना, ठीक है, तुमसे ज्यादा अटेंटिव रहना। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता किसका एग्जाम है, उन्हें पता है किसका एग्जाम है, तुम्हें याद दिलाया जा रहा है। हा? अभी भी तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो तुमसे ज्यादा कंसर्न है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है नहीं जीवन में, ठीक है। और अगर तुम इस बात को अभी भी फील नहीं कर पा रहे हो तो जब मेरी एज में आओगे तब जाकर के हो सकता है, होपफुली तुम्हें शायद ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तुम ये यूट्यूब पर ये फालतू के ड्रामाबाजी गूगल पर सर्च करते रहते हो कि हाउ टू सेलेक्ट इन आईआईटी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन और जे फलाना और ढिलाना। क्या क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको देखो भाई, ठीक है। वो कभी भी किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं कर रहे तुम्हारे लिए, ठीक है। और कोई एक्सक्यूज कहां दे रहे हैं? कोई दिया आज तक एक्सक्यूज? बता दो कि तुम्हें बोला हो कि नहीं नहीं बेटा हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तुम बहुत तकलीफ दे रहे हो हमें, निकलो यहाँ घर से, बाहर जाओ यहाँ से। कोविड में तुम, कोविड के टाइम पर 24 घंटे तुम घर में पसरे रहे, पता नहीं कितनी बार खाते थे, सुबह उठे खा लिए, फिर खा लिए, पढ़ाई लिखाई, तेल गई लेने, ठीक है, पूरा दिन घर में ही रहते थे। कहीं टीवी देख ली, थक गए, टीवी देख के थक गए भाई, है ना, ले आओ भाई खाने के लिए ले आया, फिर खा गए, फिर थक गए, फिर सो लिए, फिर उठे थोड़ा सा थक गए। पूरे साल तुम घर में रहे, ठीक है। कितनी बार तुम टायर्ड फील किए? कितना, क्या उन्होंने कभी तुम्हें ऐसे बोला कि भाग जाओ यहाँ से, खा खा के यहाँ पे सांड बनते जा रहे हो? है कभी नहीं बोला भाई। तो भाई तुम कहाँ, किस दुनिया में खोए हुए हो भाई? आगे बढ़ो भाई जीवन में, ठीक है। कहाँ किधर ढूंढ रहे हो? जो तुम ढूंढ रहे हो ना, जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढ रहे हो कि सर कैसे सिलेक्शन होगा, सर क्या होगा, इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। लोग मेरे पास आते रहते हैं, मुझसे इस तरीके के सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्या मेरे पास ना तो कोई ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है और ना मेरे पास ऐसी कोई ऊपर वाले की ताकत है कि मैं तुम्हें दे दूं और तुम्हारे जीवन में एकदम से क्या हो जाए, चमत्कार हो जाए। तुम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो ना कि सर मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही है। एक बार अंदर झांक करके तो देखो। कहाँ इधर उधर 10 लोगों से पूछते हो, अपने आप को देखो तुम कितनी गलतियां कर रहे हो। तुम हर दिन कितनी गलतियां कर रहे हो, तुम्हें कितनी गाइडलाइंस दी गई, तुम्हें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उनमें से तुम कितने फॉलो कर रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। तुम अपने आप कितने ईमानदार हो, ठीक है। तुम जब शीशे में देखते हो तो नजरें मिला के देख पा रहे हो कि तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पहले अपने आप से पूछो ये सवाल। जब तुम अपनी नजरों में उठ जाओगे ना तो दुनिया की नजरों में अपने आप उठ जाओगे। तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम कौन हो। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना और तुम अगर ईमानदार हो तो दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हें यहाँ पे माइक लेकर के लोगों के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कितनी मेहनत करता हूं। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स का कॉल आता है, कुछ पूछते हैं तो हम उनको ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। अरे आपको पता है आईआईटी की तैयारी कैसे होती है? ऐसे डायलॉग मारते हैं हम लोग। अगर वो ये सवाल पूछ दें आपसे कि नंबर कम क्यों आए हैं या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल दें तो हम कहते हैं अरे आपको क्या पता। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि आपको क्या पता। अबे उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन अभी शायद हो सकता है कि तुम्हारी इतनी समझ नहीं है कि तुम उस बात को समझ पाओ। तो उन्हें मत समझाओ, दुनिया को मत समझाओ, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को मत समझाओ कि तुम कौन हो। मैं स्कूल का टॉपर था, मैं जे था, मैंने जब सही वक्त आएगा तो हर किसी को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तुम जो हो दुनिया के सामने अपने आप निकल करके आएगा। लोग खुद चल के आएंगे यार तुम्हारे पास। अपने आप को इतना काबिल तो बना लो कि तुम्हें लोगों के पास जाने की कहां जरूरत है। लोग तुम्हारे पास खुद चल करके आएंगे, लोग तुमसे खुद आकर के तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, खुद तुम्हारे इंटरव्यू को टेलीकास्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये कौन है। इतना काबिल बना तो लो अपने आप को। और अगर मेहनत करोगे, और जो लोग खुद बताते हैं दुनिया को कि मैं कौन हूं, लोग उनकी सुनते भी नहीं है। कोई नहीं सुनना पसंद करता, हाँ ठीक है होगा तू चल, हम भी यही हैं। यही होता है और क्या, तुमने देखा ये, ठीक है। कोई अगर अपने बारे में तारीफ करना शुरू कर देता है तो हमें सुनना पसंद है क्या? हम बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम कहते हैं हाँ बहुत फेंक रहा है चल। और अगर उसी इंसान की कोई दूसरा बंदा तारीफ करता है तो हमें बहुत मजा आता है। तो भैया अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने बारे में किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। लोग तुम्हारे पास या तो खुद चल करके आए या वो उनके अंदर ये जिज्ञासा हो कि जानना चाहें कि तुम हो कौन एक्चुअली में, ठीक है। और ये जीवन का ये जो चक्र है ना,
इसमें से बाहर तुम तभी निकल पाओगे और बहुत सक्सेसफुल तभी बन पाओगे जब इस वाली एज में तुम थोड़े एफर्ट्स करोगे, है ना। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बहुत छोटा सा टर्म है, ठीक है। तुम्हारी दुनिया बस वहीं घूमती रहती है, इसके आगे तुम कुछ सोच नहीं पा रहे। सिलेक्शन होना या ना होना ये बहुत छोटी सी चीज है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एटीट्यूड, कि तुम अपनी चीजों को लेकर के कितना ईमानदार हो, कितना परिपक्व हो। तो ईमानदारी ले आओ अंदर से। जिस दिन तुम ईमानदार बन जाओगे ना, उस दिन सिलेक्शन होना नहीं होना ये सब चीजें तुम्हें बहुत छोटी लगने लग जाएंगी, ठीक है। तुम्हें खुद पता है कि तुम कितनी बेईमानी कर रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम अगर जो तुमने पिछले 6 महीने में इतनी बेईमानियां जो करी है ना, अगर इनको लिखना शुरू करोगे ना, किताबें भर जाएंगी। हर दिन की अगर लिखोगे कि कितने, पहले होमवर्क कभी कभी नहीं करते तो बहुत बुरा लगता था, अब रोज नहीं करते हैं फिर भी बुरा नहीं लगता है। ये क्या है, ये आतंकवादियों वाली निशानी है ये। हमें लगता है ना कि यार एक आतंकवादी ये कैसे मार देता है किसी को, उसको बुरा फील नहीं होता यार, मतलब ये तालिबानी लोग मतलब फायर कर देते हैं आगे से, ये क्या है, ये उसी दिशा में बढ़ रहे हो तुम। तुम्हें अब, पहले तुम एक गलती भी करते थे तुम्हें कितना गिल्ट फील हो रहा था, अपने आप को कोसते थे, यार तू ऐसा नहीं है, तू कैसे गलती कर सकता है, तूने आज होमवर्क नहीं किया, तू तो बहुत ईमानदार है। एक गलती के लिए हम अपने आप को इतना कोसते थे, तो आज हर दिन 1000 गलतियां, काय की गलती ऐसे। अब हमें बुरा भी फील नहीं होता, अब हमें बुरा फील नहीं होता, हम प्राउड फील करते हैं। कल तो बेटा तूने क्या बोलते हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन पेंडिंग किए थे, आज तो तूने 20 कर दिए। पिछली बार तो तेरी 500 रैंक आई थी, इस बार 1000, देख 500 और बढ़ गई तेरी। अब हम प्राउड फील करते हैं इन सब चीजों को, ना हमें ऐसा लगता है वाह वंडरफुल, है ना। ये वही निशानी है गलत डायरेक्शन में जाने की। ऐसे लोग तो फिर आगे जाके करप्ट लोग बनते हैं, फिर हम देखते हैं ना, अरे कैसे करप्शन कर रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब जो हम देखते रहते हैं अपने देश दुनिया में कि ये पैसा खा रहा है, वो पैसा खा रहा है। तुम में से ही बनेंगे कुछ लोग, जिन लोगों को बुरा लगना ही फील हो गया, मतलब बुरा ही नहीं लगता, सही गलत का अंदाजा ही नहीं है, वो बुरा करते भी हैं तो उन्हें बुरा फील ही नहीं होता, वही लोग तो आगे जाके करप्ट बनेंगे। और कौन बनेगा, तुम में से कुछ लोग होंगे, लिया भाई काम कराना, लिया 1 लाख रख इधर, कल बात करेंगे, बेचारा वो गरीब है, अबे चल 1 लाख। और बगल में खड़े हुए एक आदमी को लग रहा होगा अबे क्या है, इंसानियत नहीं है, काय की इंसानियत, 15 साल की उम्र से इंसानियत खत्म कर दी हमने, तो हमने तब से फिजिक्स का होमवर्क नहीं किया, कभी बुरा ही नहीं लगा। इंसान एक दिन में थोड़ी बनता है। तुम्हें क्या लगता है ये जितने भी टेररिस्ट लोग होते हैं, जो भी गलत लोग हैं, जो भी करप्ट हैं, वो क्या एक दिन में बन गए? भाई जब इंसान दुनिया में आता है ना, तो बहुत ईमानदार, बहुत मासूम होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि ये दुनिया क्या है। जब वो यहाँ आता है और जब तुम लोगों से मिलता है ना तो वो धीरे धीरे सीखता है। उसको शुरुआत में बहुत बुरा लगेगा, फिर वो धीरे धीरे उसको लगना ही बंद हो जाता है। वैसा ही तुम्हारे साथ होता जा रहा है, तुम धीरे धीरे इतने सैचुरेट हो चुके हो ना कि वो बिल्कुल चिकना गड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले, अभी क्या है कि एक दिन होमवर्क नहीं किया, हो 2 दिन नहीं किया, अरे अब तो पूरी की पूरी शीट छोड़ सकते हैं। आप बोलो तो सही, एससी भी अरे पूरी छोड़ देंगे। सुधर जाओ भाई, यही वक्त है, ठीक है। ये वक्त लौट के नहीं आएगा, लेकिन जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना डायलॉग, कोटा से चले जाओगे, लेकिन कोटा तुम्हारे दिलो दिमाग से कभी नहीं जाएगा। और ये सत्य है, ये सत्य है। जो कोटा पढ़ के गया है ना, कोटा ऐसे ही थोड़ा ना खास है। यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ के हवा में जो एयर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं ना, उन्हें भी पता है आईआईटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ तो खास है ना। और माहौल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई जीवन में, ठीक है। महाभारत देखे हो कभी, कहानी तो सुने ही होगे, ठीक है। महाभारत में पांडव और दूसरी तरफ कौन थे, कौरव बहुत स्ट्रांग थे, पता है तुम्हें ये बात। उनके पास ताकत भी बहुत थी, उनके पास जो योद्धा थे वो भी बहुत पावरफुल थे, ठीक है। मतलब अगर दोनों तरफ बात की जाए ना कि भैया इंटेलिजेंस लेवल, पावरफुल, स्ट्रांगनेस, तो कौरवों के पास बहुत जबरदस्त था, है ना। पांडवों के पास नहीं था बेचारे, वो ऐसे ही थे, नॉर्मल थे, ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो पांडव कहीं स्टैंड भी नहीं करते थे, लेकिन पांडवों के पास माहौल था। और वो माहौल किसने बनाया था, भगवान कृष्ण ने, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रख दिया कि बेचारे कौरवों को लगने लगा अरे तेरी ये क्या है भाई, है ना। और वही माहौल तो है कोटा में। लोग पूछते हैं कोटा में क्या है, ये वही माहौल ही तो है। पढ़ाया तो हिंदुस्तान में हर जगह जा रहा है। ऐसा मैं क्या यूनिक पढ़ा दूंगा टॉर्क में, आई अल्फा ही होता है। मैं पढ़ा हूं या दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा है, आई अल्फा ही पढ़ा रहा होगा।
लेकिन वो जो माहौल बना हुआ है ना, इस माहौल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है जीवन में। चाहे तुम कितने भी कमजोर हो, ठीक है, चाहे तुम बहुत बड़े योद्धा नहीं हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस माहौल में जब रहोगे ना, तो 2 साल बाद जब कोटा से निकल के जाओगे ना, तो बहुत ताकतवर होगे। इवन जो तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं ना, वो भी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएंगे। जब हम कॉलेज में पहुंचे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, कोटा से बहुत सारे आते हैं, तो वहां पे पहुंचे तो कुछ स्टूडेंट, अब कोटा वालों का एक अलग ही एटीट्यूड रहता था, बिंदास, चिल, कल पेपर है। जो कोटा नहीं पढ़े वो लगे हुए रात भर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ मेन बिल्डिंग के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, हैं पेपर है भाई, तुम्हें सिलेबस भी पता है? मैंने कहा नहीं, अभी पता कर लेंगे ना। अरे भाई अभी 8 घंटे क्या दिक्कत है? वो कह रहे गजब लोग हैं यार। क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब कोटा में रहे उस दौरान, जब जेई की प्रिपरेशन करी, तो इतना स्ट्रगल, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी टेंशन देख ली कि जीवन में टेंशन वेंशन जैसे शब्द अब समझ में ही नहीं आते। वो कह रहे भाई साहब सुबह टेस्ट, 8 घंटे हैं अभी, तो पॉजिटिव रहा लाइफ में, सीखा नहीं क्या? लगता है कोटा से नहीं है तू। ये जो चीजें है ना, ये जीवन भर आगे साथ जाती हैं। मुझे याद है जैसे फाइनल ईयर में जब पहुंचते हैं, तो जैसे अभी प्लेसमेंट चल रहे होंगे जेई में, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे याद है कि लोगों के प्लेसमेंट्स होते थे। अब प्लेसमेंट्स में तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है तो 2 या 3 लोगों को लेके जाती है, फिर कोई और आएगी कंपनी, ऐसे चलता रहता है। तो मुझे याद है कि लोग ऐसे इंटरव्यू वगैरह देकर निकलते थे, लिस्ट लगती थी कि इसका हो गया, इसका, तो जिसका हो जाता था उसको तो पीट पाट के पार्टी ले लेते थे, है ना। जिसका नहीं होता था वो बहुत टेंशन में आ जाता था, है ना, कि अरे यार, मतलब मैंने तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे कि मतलब हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे हैं, नौटंकी, और हम जैसे लोग, अबे जीवन बहुत बड़ा है। मतलब अलग ही, कोई टेंशन ही नहीं, हाँ, बिंदास एकदम। मतलब कोटा का जो इम्पैक्ट है ना, वो जीवन भर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद खत्म हो जाएगा। लाइफ में कभी किसी भी चीज की तुम्हें टेंशन फील ही नहीं होगी, एकदम बिंदास रहोगे, इन सब चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ चुके होगे, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, ठीक है, ज्यादा पिघलो मत, ठीक है। ये देश दुनिया, ये सराउंडिंग में जो चल रहा है ना, ये जिनको देख देख करके तुम एकदम मन मोहित हो जाते हो, इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो। समझ सकता हूँ इस एज में काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन यही तो है भाई, यही तो कंट्रोल है भाई, है ना। अगर तुमने अभी अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो बस बिंदास रहना फिर तो कॉलेज में जाने का। क्योंकि भाई आज हमारे टाइम में तो पढ़ाई करना आसान होता था। आसान इसलिए होता था क्योंकि हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। मोबाइल में एक मैसेज करते थे ना, हाय, उसी के 1.5 रुपए कट जाते थे, है ना। कॉल की तो आप सोच ही नहीं सकते, 1 मिनट का 2.5 रुपया लगता था। अब 2.5 रुपया 1 मिनट का। तो हमारे समय में तो क्या था कि भाई इन सब चीजों के बारे में सोचना ही पाप था, क्योंकि गरीब आदमी, 100 रुपए खर्च हो जाएंगे अगर एक बार बात कर ली तो, 100 रुपए में पूरे हफ्ते का नाश्ता पानी होगा, है ना। लेकिन अभी क्या, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, अंबानी साहब की कृपा रही है कि फ्री का नेट मिल रहा है, 500 रुपए में पूरे महीने फुल रिचार्ज, है ना, 2 GB पर डे, है ना। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसका मिस यूज बहुत ज्यादा करने लग गए हैं, ठीक है। मतलब उसको प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं कर रहे। तो अब तुम्हारे लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं भाई। तुम्हें तो ये सोशल मीडिया, ये जो भी फलाना ढिलाना जो है, इन सबसे अपने आप को अवॉइड करना है। मोबाइल फोन से जितना कम यूज करो उतना अच्छा है, क्योंकि अब इतने सस्ते हो चुके हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब किसी के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो जनरेशन है, उसमें से लगभग 90% लोग इसी में बर्बाद हैं। वो छोटे छोटे यूट्यूब पे इन फालतू के वीडियोस देख लेते हैं, तुरंत एकदम से हाईली मोटिवेट हो जाते हैं कि यस यही करूंगा, मैं तो यूट्यूबर ही बनूंगा। रियलिटी कुछ और है। तुम क्या ना, तुम अभी जस्ट घर से बाहर निकले हो तो तुम्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम लोगों की बातों में तुरंत भ्रमित हो जाते हो। तुम्हें लगता है हाँ यही जीवन का सच है। वो है ही नहीं सच, ठीक है। वो तुम्हें कुछ और दिखाया जा रहा है, ठीक है। कोई अगर तुम्हें ये दिखा रहा है ना कि देख मेरे पास एक शॉर्टकट, एक पुड़िया, इसको खा लेगा तो रात ही रात तू सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। देख 5 महीने में तू यहाँ पहुंच जाएगा, 5 महीने में तेरे पास ऑडी होगी और जे होगा। हम लोग क्या, और तेरी यही बढ़िया तरीका है। हम लोग क्या है ना कि शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जीवन में एकदम से परिवर्तन हो जाएगा रातों ही रात। नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई तुम्हें कितना भी बता दे तो भी मत सुनना उसकी बात। वो कहे कि मैं हूं, अबे चुप रह, तू होता तो तू यहाँ नहीं खड़ा होता, ठीक है। क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसके पास इतना वक्त थोड़ी है कि वो लोगों को बताएगा अपनी कहानी, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट्स में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई।
इस तरह की चीजों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। जीवन का सच यही है और एक ही सत्य है कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रगड़ के। ठीक है, 3-4 साल तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे किए गए एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है कि जीवन में एक वक्त ऐसा भी आए कि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, मेरा जन्म लेना ही पाप है, मैं तो पैदा ही अनलकी हुआ हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगे रहे, क्योंकि जीवन में ये तो होना है, कभी अच्छे दिन आएंगे कभी बुरे दिन आएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव है और संघर्ष कर रहा है ना, उसके अच्छे दिन आएंगे, ये निश्चित है। ठीक है, और अच्छे दिन जीवन भर रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये तो जीवन है, बदलता रहेगा, अच्छे बुरे दिन, बुरे अच्छे दिन। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बात जो है ना, काम की बात, वो ये है कि भैया जब तक टिके हैं मैदान में तब तक गेम खेलो बढ़िया तरीके से। मतलब ये हो कि हार या जीत तो देखी जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक हारेगा कोई जीतेगा, वो तो होता ही है, हर किसी के साथ होता है हर गेम में। क्या ऐसा कोई टीम है जो जीवन भर कभी हारी ना हो? इंडिया को ही देख लो, वर्ल्ड कप में फैल गए, घर में आकर के सेंसर बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा ही जीत मिले, या ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा हार मिले। तो कभी जीतोगे भी कभी हारोगे भी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी देर मैदान में टिके हुए हो ना, तब तक इस गेम को पूरे दिलो दिमाग से खेलो। मतलब ये ना लगे कि जब मैदान से बाहर आओ ना कि तुम्हें कि यार मैंने 100% नहीं दिया। तो जितने दिन कोटा में तुम्हारी जर्नी बची हुई है, उस जर्नी को इतने शानदार तरीके से जियो कि जिस दिन कोटा से जाओ ना, उस दिन तुम्हें अंदर से ये फील हो कि यार वाकई मजा आ गया यार। 2 साल इतनी रगड़ के मेहनत करी है ना, कि जीवन में अब मैं कभी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब इतना मैंने मेहनत करी, इतना स्ट्रगल देख लिया है ना, इतना कंपटीशन देख लिया है कि अब मुझे जीवन में किसी चीज से डर नहीं लगता। दिस इज द पॉजिटिविटी जो कि तुम्हें यहां से लेकर के जानी चाहिए, और वो लेकर के बहुत कम लोग जाते हैं। भीड़ है भाई, सब लोग थोड़े ना ले जा पाएंगे, और वो ले जाने वाले 5% है। अब देख लो तुम्हें उन 5 में आना है या उन 95 में आना है। 95 में आना बहुत आसान है, दूसरा वाला रास्ता सबसे आसान है, उसमें तुम बहुत जल्दी एंटर हो सकते हो, और तुम में से बहुत सारे लोग एंटर हो भी चुके होंगे। ठीक है, ऐसा छोड़ना है कि शुरुआत में इतने होंगे, बहुत सारे लोग एंटर भी हो चुके होंगे। दूसरा रास्ता आसान है, पहला टफ है, लेकिन जीवन जीने का असली मजा पहले वाले में है। जब आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वाकई में यार मजा तो इसी जीवन में है। ठीक है, बिना एम, बिना गोल के लाइफ जीने का कोई मजा ही नहीं होता। ठीक है, तो बिंदास तरीके से एफर्ट्स मारो, जितना एफर्ट्स कर सकते हो करो। ठीक है, तकलीफ होगी, बिल्कुल होगी, स्मूथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहो कि सीखना है। और जिसने ये सोच लिया ना कि मुझे सीखना है और अपने अंदर सुधार करना है, वो सीख जाएगा। कोई भी हो, कोई भी हो, वो सीख जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत देर होगी, ज्यादा ज्ञान नहीं। निकाल लीजिए फटाफट। तो कल हमने बात करी थी सीआरटीएम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस की, कि किसी भी एक पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे इसी में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करूंगा। if during the motion if during the motion there is no relative slipping, there is no relative slipping between the points of contact, between the points of contact, then motion is called, then motion is called rolling.
देखो ये सीआरटीएम का ही एक स्पेशल केस है ना। कोई भी एक मैंने सिमेट्रिकल बॉडी ली, सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब आइदर वो डिस्क, रिंग, सिलेंडर, स्फीयर कोई भी हो सकता है, और वो सीआरटीएम कर रहे हैं, तो वो सीआरटीएम रोलिंग मोशन होगा या नहीं होगा, उसकी कंडीशन क्या है? रोलिंग का मतलब ये होता है जहां पर दो डिफरेंट सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो? जीरो। या हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब दो डिफरेंट बॉडी जहां कांटेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। इस टाइप के मोशन को ही रोलिंग मोशन बोला जाता है। ये सीआरटीएम का एक स्पेशल केस है। इस रोलिंग मोशन को कुछ लोग प्योर रोलिंग मोशन के नाम से भी बोलते हैं। बस लोगों ने अपनी डेफिनेशन बना ली है। ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध देसी घी मिलता है, इसका मतलब शुद्ध भी होता है क्या? शुद्ध अशुद्ध क्या, ये तो लोगों ने अपने वर्ड्स बना लिए। रोलिंग मोशन का मतलब ही क्या है? वो प्योर रोलिंग मोशन। कुछ लोग इसी को बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना। अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं तो बस ये समझता हूँ रोलिंग मोशन मतलब नो स्लिपिंग। रोलिंग मोशन मतलब नो स्लिपिंग। मतलब नो स्लिपिंग का मतलब क्या है? दो डिफरेंट बॉडीज जहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दैट्स ऑल। यहीं पे रोलिंग खत्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने सपोज कोई एक स्पेयर लेता हूं। इस स्पेयर के सेंटर का स्पीड है v0 और इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और ये रेडियस है कितना? r। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग? जो बोला जाए ध्यान से सुनना। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले मैं यहां पर ये देखूंगा कि दो डिफरेंट बॉडीज कहां पे एक दूसरे के कांटेक्ट में। दो डिफरेंट बॉडीज कहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो जैसे कि मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है इस स्पेयर का ये रहा .1 और ये है फिक्स्ड सरफेस, इसका ये क्या? .2। कोई अगर मुझसे बोले कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग, तो मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ .1 शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ .2। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग। मुझे बस इतना ही आता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें भी इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जहां पर दो डिफरेंट सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी मस्ट बी क्या होनी चाहिए? सेम। अब जरा ध्यान से देखना, इस .1 की अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं, तो आपको पता है कि चलने की वजह से v0 और घूमने की वजह से r ओमेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा v0 माइनस r ओमेगा। दिस इज द v1। और v2 की वैल्यू अभी क्या है? 0, क्योंकि ये सरफेस क्या है? फिक्स्ड। तो यहां पर इन दैट सिचुएशन v0 बराबर r ओमेगा। लोगों से बोला जाता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग? रोलिंग तो वो कहते हैं v0 बराबर r ओमेगा। v0 बराबर r ओमेगा इस केस में आ गया है, क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या था? 0 था। If someone will ask you कि condition of rolling is v बराबर r ओमेगा, condition of rolling is what? This one. This is the condition of rolling. क्या जरूरी है कि हमेशा v बराबर r ओमेगा होगा? नहीं होगा, तो ये आदत भी मत डालना। लोगों की पता नहीं आदत पड़ जाती है कि कहीं भी ओमेगा दिखाई देता है तुरंत v by r लिख देते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? बस फील आ रही थी। भाई जब फील व्हील कहां गई? क्या अपन को कोई मतलब है क्या भाई? इन सब चक्करों में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग। मैथमेटिकली सॉल्व करके आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको ऐसी अलग अलग सिचुएशंस दे रहा हूं और आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ रोलिंग। दिस इज द क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट, अभी ये एक स्पेयर है, ठीक है, और इस स्पेयर को आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी वेलोसिटी सेंटर की आगे है, लेकिन ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। रेडियस आर है। इसको एक प्लैंक के ऊपर रखा है, और वो प्लैंक भी रेस्ट पे नहीं है, वो भी प्लैंक आगे जा रहा है। कितनी स्पीड से? v2 से।
कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या है? अगर कंडीशन ऑफ रोलिंग बता दो, मतलब यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। क्या हो गया भाई? पक्का? कंडीशन ऑफ रोलिंग मतलब आपसे पूछा जा रहा है v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, क्या करें। उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो जहां पे दो डिफरेंट सरफेसेस एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में। क्या दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा एक ये रहा पॉइंट, क्या तुम इस पॉइंट की स्पीड बता पाओगे? इसकी स्पीड चलने की वजह से v1, और देखना ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या इसकी आर ओमेगा आगे होगा या पीछे होगा? आगे या पीछे? v1 भी आगे और आर ओमेगा भी आगे। क्या समझ आया भाई? और नीचे वाले पॉइंट की क्या है, v2। तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द कंडीशन, v1 प्लस आर ओमेगा बराबर v2। क्या इस बार v बराबर आर ओमेगा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या सीख गए? यही है रोलिंग, यही क्या है, रोलिंग है। क्या क्लियर है भाई? क्या याद रहेगा? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब तो मैं 9-10 सवाल करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? तो चलिए सवाल करते हैं फिर फटाफट। क्वेश्चन लिखना, नो स्लिपिंग बिटवीन द डिस्क एंड प्लैंक, नो स्लिपिंग बिटवीन द डिस्क एंड द प्लैंक, फाइंड a part VCM of disk and the B part omega angular speed of disk। बताइए भाई, ऐसा सवाल हमने किया था कल, लेकिन उसको पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या है कि जहां पर दो डिफरेंट बॉडीज के पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं, उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम या डिफरेंट। तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिस्क अगर स्लिप नहीं कर रहा, तो वहां पर जहां पर ये दो डिफरेंट बॉडीज के कांटेक्ट में है, उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड बताना, इसकी कितनी होगी, 4v, और इसकी कितनी होगी, v। अब इसके बाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। कल भी ऐसा सवाल किया हुआ था। मान लो सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, v0, एंगुलर स्पीड मान लो क्या है, ओमेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड हम कैसे लिखेंगे, चलने की वजह से v0 और घूमने की वजह से आर ओमेगा भी आगे होगी, ये बराबर क्या लिखेंगे, 4v। इक्वेशन नंबर 1। क्या समझ में आया भाई? नीचे वाले पॉइंट की चलने की वजह से v0 आगे, और घूमने की वजह से v0 आगे, सॉरी आर ओमेगा आगे या पीछे, आगे या पीछे। तो दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, v। क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर पाएंगे? क्या आंसर आ जाएगा? तो जल्दी बताओ, यहां से v0 क्या आ रहा है, 5v/2। क्लियर है सभी को? पक्का? और ओमेगा कितना आ रहा है, 3। इसका एक और मेथड बताया था, कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर पाओगे। ऐसे सवाल टफ है या आसान है? ओके, देखिएगा आगे।
ये क्या है? डिफरेंशियल पुली नहीं, नालाई को इसको स्पूल बोलते हैं, स्पूल या बॉबिन। ये मैंने इसका साइड व्यू दिखाया। ये एक्चुअली में वही है जो पतंग उड़ाते समय यूज करते थे। चक्री याद आ रही है? उसमें एक तो बड़ा होता था, एक छोटा, जिस छोटे में रस्सी बंधी होती थी। देखा है कभी? मैं 3D में बना नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने साइड व्यू दिखा दिया। समझ आया क्या है? तो यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, रस्सी यहाँ पे ब्लॉक से बंधी हुई है, ब्लॉक नीचे जा रहा है। ठीक है, अंदर वाले का रेडियस r है, बाहर वाले का रेडियस कितना है? 2r। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? फाइंड ए पार्ट VCM। कौन VCM? इसका सेंटर। और दूसरा बी पार्ट ओमेगा। नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर। क्या करना चाहिए? और भाई कबूतरों, देखिए हम क्या करते हैं भाई, जब भी ऐसा सवाल आते हैं तो देखते ही छोड़ देंगे क्या? हम तो ये देखते हैं कि वो गिवन बॉडी जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो कहां कहां पर कांटेक्ट में, कहां कहां पर कांटेक्ट में। हमने कहा 2 जगह कांटेक्ट में, पहले ये देख लो। हमने कहा वो कांटेक्ट पॉइंट फाइंड आउट करके आओ, उसने कहा अभी फाइंड आउट करते हैं। एक जेरा और एक जेरा। मैंने कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड सेम होनी चाहिए। अब देखना, मैं इसका डायग्राम अलग से बना रहा हूं जिससे समझा पाऊं तुम्हें। ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड वही होगी जो इस ब्लॉक की है, क्योंकि जो ब्लॉक की स्पीड है, क्या रस्सी के हर पॉइंट की वही स्पीड होगी? क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। कैसी है? अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, क्या रस्सी के हर पॉइंट की स्पीड V0 होगी? और रस्सी के हर पॉइंट की स्पीड V0 है, और अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही तो क्या डिस्क के इस पॉइंट की स्पीड भी V0 होगी? मतलब इस पॉइंट की स्पीड कितनी? V0। नहीं आया? अब नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट किसके कांटेक्ट में? क्या फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में है? क्या नीचे वाली सरफेस चल रही है कि रुकी हुई है? रुकी हुई है। तो नीचे वाले पॉइंट की स्पीड क्या हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। मुझसे पूछा सेंटर की स्पीड बता दो, मैंने कहा मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है? v, और एंगुलर स्पीड मान लेते हैं क्या है? ओमेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सेंटर की स्पीड v है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो क्या तुम इस पॉइंट की स्पीड बता पाओगे? कल लिखना सिखाया था, चलने की वजह से कितनी? v, और इस पॉइंट के अबाउट घूमने की वजह से पॉइंट कितनी दूर है? तो क्या लिखेंगे? v माइनस या प्लस r ओमेगा बराबर V0। कितने लोग हैं जिनको ये इक्वेशन समझ नहीं आई है? क्या सभी को आ गई भाई? अब आते हैं नीचे वाले पॉइंट पर। नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो चलने की वजह से कितनी होगी? v। घूमने की वजह से आगे या पीछे? पीछे। v केयरफुल, यहां गलती होगी। लोग कहते हैं पीछे r ओमेगा, r ओमेगा या 2r ओमेगा, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो घूमने की वजह से पीछे कितनी होगी? 2r इंटू ओमेगा। तो इस पॉइंट की नेट स्पीड क्या है? 0। मतलब दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा? v माइनस 2r ओमेगा बराबर क्या? 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या सॉल्व हो जाएगा? खत्म? क्या टफ है क्या? नहीं आया समझ? तो बताओ क्या आ रहा है आंसर? v कितना आ रहा है? V0 ओमेगा V0 बाय। कितने लोग हैं जिनका ये सही था? ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्यों भाई, आगे समझ में? क्लियर है?
हाँ वही मेथड है यार, सेम ही तो मेथड है, कैसे भी लिख लो। अगला सवाल कर पाओगे तो तैयार हो? अच्छा देखते हैं। वही तो मैं भी नहीं समझ पाया क्या हुआ, बस ये पता है कुछ हुआ तो था। कैसा लग रहा है? देखो ये सिस्टम क्या है, ये जो स्पूल था ना, स्कूल नहीं, स्पून भी नहीं है, इसको ऐसे रस्सी से बांध दिया। अब ऐसे बांधोगे तो ये ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आएगा क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, ये लुढ़कते हुए नीचे आएगा तो ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है, ये भी सीआरटीएम कर रहा है और ये भी सीआरटीएम कर रहा है, क्या ये फील आ रही है? दोनों घूमेंगे, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमते हुए नीचे चलेगा। नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फील थोड़ी दिलाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो सेंटर है उसकी किसी इंस्टेंट पर मुझे स्पीड वी नॉट दी हुई है। कितनी दी हुई है? वी नॉट। ठीक, इसकी स्पीड, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्लिपिंग एनीवे, कहीं भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही, ये क्वेश्चन में मेंशन है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसको रेडियस को ना 3r ले लो। कितना ले लो? 3r, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड, समझ गए होंगे, वीसीएम, किसका वीसीएम? स्पूल का, और दूसरा ओमेगा, नो स्लिपिंग एनीवेयर। देखो ये जो सवाल होते हैं ना, कर रहे हो? करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो देखो। ठीक है, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। देखो सवालों में ऐसे में हमें शायद ये समझ में ना, एक्चुअली कोई आपसे ये पूछेगा नहीं ये सब, सवाल तो बहुत बड़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, उसमें से एक इक्वेशन यहां से निकल करके आएगी जो अभी मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उसको देखो जिसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछे? स्पूल। तो ये स्पूल क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है? क्या दोनों कर रहा है? अगर कोई दोनों कर रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए कि मान लो कि इसके सेंटर की जो स्पीड है वो कितनी है? v, और इसका जो एंगुलर स्पीड है वो कितना है? ओमेगा। पहले तो ये दो वेरिएबल एज्यूम कर लो, मानने में कुछ अपना नहीं जा रहा। क्या ये बात क्लियर है सभी को?
हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही तो है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, वी आर ओमेगा निकालना है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जरा देखिएगा ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की स्पीड बताओ, तो आप कहोगे कि चलने की वजह से कितनी, v, मानते हो, और घूमने की वजह से आर ओमेगा, कितना, आर ओमेगा। तो मैं कहूंगा कि देखो चलने की वजह से v नीचे और घूमने की वजह से आर ओमेगा नीचे है ऊपर, ऊपर। तो इस पॉइंट की नेट स्पीड बताना कितनी हुई, v माइनस आर ओमेगा। क्या ये पॉइंट इस रस्सी के कांटेक्ट में है? क्या ये रस्सी कहीं जा रही है? क्या ये रस्सी रेस्ट पर है? मतलब हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से, अगर तुम फील करो ना, तो हम ये बोल सकते हैं ये जैसे कि एक कोई सरफेस है और इस सरफेस पे रोल करते हुए नीचे आ रहा है, और ये सरफेस फिक्स्ड है। ये सरफेस कैसी है? फिक्स्ड है। फील करो, क्या फील कर पा रहे हो? तो एक बात बताओ, इस रस्सी के इस पॉइंट का स्पीड कितना है? क्या मैं इसको 0 कर दूं? नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? अबे गरीबों, क्लियर है? अब आ जाओ, मैं अगर आपसे पूछूं इस पॉइंट की स्पीड बता दो कितनी होगी? चलने की वजह से कितनी, v, और घूमने की वजह से कितनी? ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है, r, 2r या 3r? अगर 3r पर है तो कितनी होगी, 3r ओमेगा। क्या मानते हो? पक्का? तो जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट की स्पीड में बोलूंगा v प्लस 3r ओमेगा होगी। अरे होगी या नहीं होगी? अब जरा ध्यान से देखना, यहीं पे रुक जाते हैं, किसके बराबर होगी पता नहीं, लेकिन रुक जाते हैं, नीचे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्या देख पा रहे हो? एक बात बताओ, ध्यान से देखना, मान लो ये ऐसे घूमते हुए आ रहा है ना, इस तरीके से ऐसे आ रहा है ना, इसकी एंगुलर स्पीड इस तरीके से ओमेगा 1 थी। मान लो कितनी थी एंगुलर स्पीड, ओमेगा 1। तो एक बात बताना, क्या तुम्हें ये फील नहीं हो रहा कि ये भी रोल करते हुए नीचे आ रहा है? और अगर रोल करते हुए नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड क्या लिखोगे, v नॉट माइनस आर ओमेगा 1, लेकिन ये बराबर क्या लिखोगे, 0। नहीं आया? और इस पॉइंट की स्पीड क्या लिखोगे, इस पॉइंट की, v नॉट चलने की वजह से और घूमने की वजह से कितनी, आर ओमेगा 1, मानते हो? लेकिन आर ओमेगा 1 की वैल्यू क्या वी नॉट के बराबर है? तो आर ओमेगा नॉट की जगह वी नॉट लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 2v0। एक बात बताना, अगर इसकी स्पीड वी नॉट है और इसकी 0 है तो क्या इसकी 2v0 होगी? नहीं आया? ये रोलिंग वाली कंडीशन, रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस, रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस, बिल्कुल वैसा ही है। इसकी 0, आर डिस्टेंस आए तो इसकी वी नॉट, और इसकी कितनी होगी, 2v। और जो इस पॉइंट की स्पीड है, क्या रस्सी के हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी क्या? नहीं आया? तो बताना, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की स्पीड सेम या अलग अलग? सेम या अलग अलग? कितनी होगी इसकी? पहली बार समझा रहा हूं इसलिए वक्त लगा, अदरवाइज तुम्हें इतना वक्त नहीं लगेगा, तुरंत देखते समझ आ जाएगा कि रोलिंग हो रही है तो ये 0, ये 2v0, ये 2v0, तो ये सीधे हो गया। क्या इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व हो पाएगा? जल्दी से बताओ, इन दो इक्वेशन से v और v की वैल्यू कितनी आ रही है, v0 बाय, और ओमेगा v0 बाय, कुछ आया तुम्हें समझ में? कुछ भी नहीं आया? आ गया फिर ठीक। क्या आया, कुछ समझ आया तुम्हें? अगर इस तरीके से कभी वर्टिकल रोप पर ऐसे कोई चल रहा हो ना, तो उसको बिल्कुल ऐसे ही फील करना, लाइक अ प्योर रोलिंग ऑन द रोप, लाइक अ प्योर रोलिंग ऑन अ रोप। आदमी चल रहा है, मारेंगे पकड़ के यहीं पे। आदमी कहाँ चल रहा है? आगे बढ़ू भाई। कंडीशन ऑफ रोलिंग, if accelerations are given, ये देख देख करके मत लिखो, ऐसा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, पता नहीं सोच रहे हैं पता नहीं क्या करा दिया मैंने। ये कोई टफ क्वेश्चन था क्या? पहली बार था इसलिए आराम आराम से बताया, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अभी तक मैंने जितने भी सवाल किए, कितने सवाल किए, 4-5 किए होंगे लगभग, 5 किए है ना, जिसमें से सारे सवाल मैंने ही सॉल्व किए। आपने किया क्या एक आध? ओके, मान लो ये सेंटर है, अबे ठंड रख ले थोड़ी देर।
मान लो सेंटर की स्पीड अगर v नॉट थी, एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, तो आपने कंडीशन अभी पढ़ी थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? स्पीड। अब जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैं बोलूंगा v नॉट माइनस आर ओमेगा, ये बराबर क्या करूंगा? 0। ये तो वेलोसिटी की कंडीशन है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मार दूं, क्या मार दूं? डिफरेंशिएट। तो अगर मैं डिफरेंशिएट मारूंगा तो मैं यहाँ पर इसको उधर ले जाऊंगा और ऐसे लिखूंगा v नॉट बराबर आर ओमेगा, डिफरेंशिएट किया तो डी वी नॉट बाय डी टी इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये हो गया ए टी। क्या हो गया? ए टी। और ये हो गया क्या? अगर वेलोसिटीज दी हुई हैं तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वेलोसिटी दी हो, वी भी नहीं होगी, ज्यादातर टाइम एक्सेलरेशन ही देखने को मिलेगा। अगर एक्सेलरेशंस दिए हुए हैं और कंडीशन ऑफ रोलिंग की बात करें तो आंख बंद करके बोल देना कि टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या होना चाहिए? सेम होना। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? सही होगा। जैसे AT बराबर आर अल्फा इज नॉट द कंडीशन ऑफ रोलिंग, इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ रोलिंग। वो तो इस केस में मैथमेटिकली सॉल्व करने पे क्या हो गया है? आ गया। आज के बाद जब भी एक्सेलरेशंस दिए हों तो जो बॉडी रोल कर रही है उसका कौन सा वाला एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। मैं टेंजेंशियल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पास एक और एक्सेलरेशन होता है, याद आ रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर देने का? सेम। क्या याद रहेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता, जैसे कि वही सवाल अभी किया था थोड़ी देर पहले, कि मान लो ये एक प्लैंक है, इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a2, इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग? बता पाओगे? जल्दी बताओ फटाफट। समझ आ गया? क्या करोगे? क्या इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? a1 आगे लेकिन r अल्फा पीछे। ये सब मैंने कल सिखाया था आपको, बहुत तसल्ली से पढ़ाया था, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो बताना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या बोला? a1 आगे r अल्फा पीछे, तो a1 माइनस r अल्फा। और प्लैंक, प्लैंक का कितना है? a2। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग। खत्म। लिख लेना एक स्टेटमेंट फटाफट। during the rolling the point of contact should have the same tangential acceleration. Point of contact should have the same tangential accelerations. जितने सारे सवाल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराए थे उनको v को रिप्लेस करके अगर a कर दिया जाए तो वही सारे सवाल दोबारा बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर वो सही है तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ूं। एक सिंपल सा सवाल है, इसका एक्सेलरेशन मुझे a नॉट दिया हुआ है, फाइंड, ये एक रिंग है जिसका रेडियस है 2r। कितना है? 2r रिंग। फाइंड a पार्ट ACOM and the B part alpha.
नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर। करो फटाफट। हाँ भाई, पीछे वाली जनता, हो पाएगा आज? बताओ जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट। डायनेमिक्स को शुरू करने से पहले कुछ फंडामेंटल चीजें जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब पता चले जे नहीं लिख पा रहे, हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, टॉर्क ऑफ फोर्स, भाई लोगों को जे नहीं पता चल रहा कि ए और अल्फा सेम है। पता नहीं, ये आदत होती है। मैंने तो ऐसी आदत कभी सिखाई नहीं कि ए और अल्फा दिखाई देता है तो तुरंत ए बराबर आर अल्फा, कहीं भी अल्फा दिखाई देता है ए बटे आर। अगर ऐसी गलती तुमने करी, अगर ऐसी गलती तुमने करी कि कहीं भी ओमेगा दिखाई दे गया तो वी बटे आर, क्यों सर? यही तो होता है, कहाँ सर्कुलर में पढ़ा था ना सब, बी बराबर आर ओमेगा। अगर इस तरह की गलती किसी ने भी करी तो क्या करना है भाई? चमकाना नहीं है, पीछे किस में फेंक देना है? नाले में फेंक देना है, ठीक है? याद रखना इस बात को, मैं पहले बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? क्या इस समय ए बराबर आर अल्फा है क्या? तुम गलती करोगे, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं, तुम अल्फा निकालोगे, मैं पूछूंगा ए, अरे सर आर का मल्टीप्लाई कर दो, आ तो गया। क्या भी ए बराबर आर अल्फा इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग? हो सकती है इफ द ग्राउंड सरफेस इज फिक्स्ड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग जितने सवाल हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें से काफी सारे सवाल ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ग्राउंड सरफेस फिक्स्ड है, लेकिन आर अल्फा नहीं लिखेंगे। कभी कभी रेडियस आर नहीं होता, 2r होता है, हम लिख रहे हैं v बराबर आर। चलन दो भाई, ठीक है? मतलब ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं कि हमें फिजिक्स आती है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल का आंसर नहीं आता, क्योंकि हम इन सब चीजों को तवज्जो ही नहीं देते हैं। क्या ये सवाल हो चुका है? मैं किस पे फोकस करूंगा? रिंग पर। किस पर? रिंग पर। मैंने रिंग पे फोकस किया, मैंने कहा ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? ए नॉट। और नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। क्या बात क्लियर है भाई? मैंने कहा सेंटर का नहीं पता तो मान लेते हैं कितना है? ए। और अल्फा नहीं पता तो मान लेते हैं क्या है? अल्फा। क्या कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ, क्या बता पाओगे? बताओ क्या बोलोगे? चलने की वजह से ए, घूमने की वजह से आर अल्फा या 2r अल्फा? क्या यहां पर हम बोल सकते हैं इसका 0 होना चाहिए? ये 0 क्यों बोल रहा हूं? तो मैं बोलूंगा a माइनस 2r अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन नंबर 1 आ गई? ए भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, इस पॉइंट का बताओ क्या होगा? a प्लस 2r अल्फा बराबर क्या लिखोगे? a नॉट। इक्वेशन नंबर 2 आ गई? क्या सवाल का जवाब आ गया? मेरे हिसाब से a बराबर आ रहा होगा और अल्फा बराबर। क्या भाई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? ये सभी चीजें अभी इक्वेशन लिख लिख करके कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद ये सारी चीजें तुम्हें देखते ही समझ आने लग जाएंगी। कैसे समझ आने लग जाएंगी? देखते ही। सर वो कैसे समझ आती हैं आपको, देखना चाहोगे? देखो, उसको पकड़ा करो जो 0 है, उसको पकड़ा करो जो 0 है। 0 कौन है? ग्राउंड। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? ए नॉट। ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है? 2r या 4r? तो इस पॉइंट के अबाउट अगर बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा 4r इंटू अल्फा बराबर कितना? ए नॉट। अल्फा हो गया कितना? नहीं आया समझ? इसने पूछा इसका बताना, इसका मैंने कहा डिस्टेंस बताओ यहां से 2r। तो 2r तो सीधे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट के अबाउट कितना लिखेंगे? r इंटू अल्फा, लेकिन r की वैल्यू कितनी? इंटू अल्फा। क्या अल्फा निकाल चुके हो? खत्म। नहीं आया समझ? इससे थोड़ा आसान रहेगा, इक्वेशन लिख के कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे, आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। शीट देना भाई, कल शुरू होगा इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम। ठीक है, अभी तो बस तुम्हें हल्का हल्का आइडिया दिया है रोलिंग का क्या होता है।
बातचीत करते रहो, रुकना मत, सांस मत ले लेना। कैसे रुक गए? रुक कैसे गए? दम नहीं घुट रहा तुम्हारा? लिखो क्वेश्चंस लिखो, जो होमवर्क दिया था वो तो है ही, है ना? ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल कर दो। O1 में बातचीत होगी तुम्हारी 33 से 36, 33 टू 36। ठीक है चलो बस इतना ही, मतलब इसके अलावा पुराना तो है ही। एससीवी कर लेना बेटा कल तक। चलिए भाई।